Hello students, welcome to this lecture on lasers. In the module of Introduction to Optical Instrument in the course on Basic Instruments, I am Lalit Shukla and today we are going to discuss lasers. Lasers are very important and playing very key role in different industries. So today in this lecture we will try to discuss basics of laser, its working principle, its properties, its construction, and its types and applications. So in a single lecture we are going to talk about a lot of things. So as in previous lecture, we will not go into very technical details of that. We will try to get an basic idea of all the things we are going to discuss in the lecture. So laser is basically a short form of light amplification by stimulated emission of radiation. So there are few terms which we need to decode here: the stimulated emission, radiation, amplification. So these are the keywords. If we understand all that, we know lasers. So it is a device that emits a narrow and intense beam of light. You see here, this is a laser beam, and that is क्या इसकी properties हैं? It is coherent, it is monochromatic, and it is collimated. ये बहुत पुरानी बात नहीं है. Lasers were invented in 1960s. Not अभी 100 साल भी नहीं हुआ है इसकी डिस्कवरी को. It has revolutionized the field of optics and has become very important technology in various scientific, industrial, medical, and consumer applications. So we will try to understand the basic terms which we are looking in here: amplification, stimulated emission. So what is this all? सबसे पहले इसका एक theoretical basis बना. ये जो लेज़र है इसका theoretical basis प्रपोज किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1917 में, जब उन्होंने पहली बार ये बताया कि स्टिमुलेटेड इमिशन का फिनोमेना क्या होता है. सो बात तो बहुत पहले शुरू हुई. ऐसे ही साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कुछ इसी तरह से होते हैं. कुछ बात होती है एंड देन स्लोली थिंग्स गेट बिल्ड अप. एंड सो ये बता रहे कि 1917 में आइंस्टीन ने कुछ स्टिमुलेटेड इमिशन की बात की, इसके बारे में समझाया, लेकिन कितने साल लग गए? 30-35 साल लग गए इसको पहली बार डेवलप करने में, टू डेवलप प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर क्रिएटिंग लेजर्स. द फर्स्ट वर्किंग लेजर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय थियोडोर माइनमैन in 1960s using a Ruby crystal as gain medium. तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा बेसिक्स समझ सकते हैं. यहाँ पे एक जो कार्टून है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिखाई गई हैं. आप जानते हैं कि जो भी एटम्स हैं उसमें कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो कुछ हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और एक्साइटेड होने का मतलब क्या है? उसको कुछ हम एनर्जी देंगे. सो हियर दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे क्या है? एक एनर्जी लेवल ये है, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज अपर एनर्जी लेवल. इस एनर्जी लेवल के बीच में कुछ गैप है, तो इसको एक फोटान से हमको एनर्जी मिल गया. एक इलेक्ट्रॉन था जिसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया. एटम में एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट वेंट टू द हायर एनर्जी लेवल, तो कह देंगे कि एटम एक्साइटेड हो गया. सो दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. स्टिमुलेटेड मतलब अपने आप से नहीं हुआ, इसको हमने ये फोटान की वजह से हुआ, ये फोटान यहाँ पे आया. देन ये जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है. एक कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में आता है. ये टेंडेंसी है हर सिस्टम का कि वो एक
इक्विलिब्रियम अचीव करने का कोशिश करता है. सो एनी एटम डजंट वांट टू बी इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट. कम से कम एनर्जी में रहना चाहते हैं. सो दिस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन. ये स्पॉन्टेनियस है. स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप हो रहा है और इसको हमको कुछ स्टिमुली देना पड़ रहा है. जैसे यहाँ पे एक फोटान, तो ये क्या करता है, अपने आप फिर से ये लोअर एनर्जी लेवल में आता है और ये एक फोटान इमिट करता है. एनर्जी शुड बी कंजर्व इन ऑल द प्रोसेसेस. सो हियर the energy gap between this level and this level is same as the energy of photon, and here when it comes back here it loses some energy. That energy comes out in form of photon. So this is spontaneous emission. लेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टिमुलेटेड इमिशन. दिस इज द प्रोसेस स्टिमुलेटेड इमिशन. यहाँ पे क्या होता है, एक एटम ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये इमिशन अपने आप हुआ और यहाँ पे एक फोटान के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया गया कि ये लोअर एनर्जी स्टेट में आए. तो ये फोटान हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इसको यहाँ पे लेके आया और एक फोटान ये इसने स्टिमुलेट किया, एंड व्हेन इट कम्स बैक देयर इज सम एनर्जी. दैट एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटान्स. सो 2 फोटान हमको मिले. एक फोटान हमने दिया और 2 फोटान हमको मिले इस प्रोसेस में. सो दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन. इसको थोड़ा हम लोग फिर से एक बार आगे डिस्कस करेंगे. ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिस पे ही लेज़र बेस्ड है. आइंस्टीन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था और फिर बाद में हम आज तरह तरह के लेज़र्स देख रहे हैं, उनके एप्लीकेशन देख रहे हैं. दिस इज हाउ साइंटिफिक theories evolve and they do this practical intervention in a lot of things. Okay. उसके बाद बता रहे हैं कि जब हमने ये 1960s में पहला लेज़र बना लिया, फिर उसके बाद से बहुत तेज़ी से सब कुछ बढ़ा और बहुत तरह तरह के लेज़र्स आए, जैसे गैस लेज़र, सॉलिड स्टेट लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, फाइबर लेज़र्स. वी विल ब्रीफली डिस्कस ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स. बहुत तरह तरह के लेज़र्स बन गए. इनका बहुत सारा एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ, कम्युनिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन में, एंटरटेनमेंट में, रिसर्च में. लॉट ऑफ फील्ड्स वेयर लेज़र्स हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. दे हैव enabled the development of optical fiber. लास्ट लेक्चर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की जो बात कर रहे थे, वहाँ पे जो लाइट यूज की जाती है, जो लाइट सोर्स होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अ लेज़र. तो लेज़र के बाद का स्टोरी है, जब लेज़र बन गया तो फिर ऑप्टिकल फाइबर का डेवलपमेंट हो पाया. तो हमने जब पिछला लेक्चर पढ़ा था, हमने कहा था अगले लेक्चर्स में हम लोग लेज़र की बात करेंगे. तो यहाँ पे ये बात आई, they have enabled development of optical fiber for high speed data transmission, precision cutting. ऑप्टिकल फाइबर के लिए और प्रिसीजन कटिंग, कुछ कभी हमको कुछ काटना होता है बहुत प्रिसाइजली, तो लेजर्स आर वेरी यूजफुल फॉर दैट. वेल्डिंग ऑफ मटेरियल, नॉन इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर. पहले जो सर्जरी होती थी, अभी जो सर्जरी होती है लेजर से जो सर्जरी होती है, उसमें क्या है, नॉन इन्वेसिव है. लॉट ऑफ बहुत सारा कुछ जहाँ पे हमको करना है उतने में ही हम कर सकते हैं. बाकी बहुत सारा बड़ा सर्जरी पहले होता था लेजर से, उसके वजह से उतना नुकसान नहीं होता है. दिस इज नॉन इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स और पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेजर्स एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर लेजर बन गया. हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लेज़र के बेसिक ऑपरेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लेज़र और उनके एप्लीकेशन को बात करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट लेज़र को ऑपरेट करने में क्या क्या सेफ्टी कंसिडरेशन रखने चाहिए और इसके क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस हैं, क्या इनका फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या क्या पोटेंशियल्स है. दैट थिंग्स वी विल ट्राई टू टच अपॉन इन दिस लेक्चर. इन दिस कार्टून इट शोज फ्यू क्या क्या जगह इनका यूज होता है, हमने कुछ कुछ बात किए हुए हैं. सो इन मेडिसिन जैसे हमने कहा कि ब्लडलेस सर्जरी इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेजर. किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं. डर्मेटोलॉजी एंड ऑर्थोमोलॉजी,
डेंटिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, टिश्यू रिपेयर, कॉस्मेटोलॉजी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं जो मेडिसिन या हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, जहाँ पे लेज़र बहुत प्रोफाउंडली यूज किए जाते हैं। इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन्फोर्समेंट एंड साइंटिफिक research, commercial and entertainment. There are a lot of fields. Lasers have a lot of application in our daily life. We have a lot of things where we use lasers. So let us start with basic principle. हमने कहा था कि हम थोड़ा stimulated emission को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम उसके बेसिक ऑपरेशन, बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेज़र कैसे काम करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ लेज़र इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, यही इसका सबसे मेन प्रिंसिपल है। और ये कब होता है? जब कोई एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल in an active medium is stimulated by an external photon to emit a second photon of same energy, phase and direction. तो हुआ क्या? ये एक फोटॉन इमिट हुआ, यहाँ पे एक ये जो है this is an atom which is already in excited state or this higher energy level. यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस है and this energy difference के बराबर एनर्जी का हमको फोटॉन चाहिए। तो ये फोटॉन क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है कि ये नीचे लेवल में आ जाए। जब ये नीचे लेवल में आता है तो जो दो फोटॉन्स निकलते हैं, तो ये फोटॉन जैसे कि ये इनिशियल फोटॉन था ऐसे ही सेम होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एनर्जी उसका सेम है, फेज सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो एक फोटॉन दिया, दो फोटॉन मिल गए हमको। दिस इज स्टिमुलेटेड इमिशन। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या है? कोई चीज़ बढ़ जाए, एक दिया दो मिल गए, दिस इज एम्प्लीफिकेशन। सो इमिटेड रेडिएशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट, सेम एनर्जी सेम फेज मतलब कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। वेवलेंथ, इसका एनर्जी सेम है, वेवलेंथ सेम होगा, फ्रिक्वेंसी सेम होगा, फेज और डायरेक्शन सेम है। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लेजर ऑपरेशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या होना चाहिए? एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में हो, इलेक्ट्रॉन पहले से हाई एनर्जी लेवल में हो। तो ये क्या है, इसको कैसे कर पाएँ? ये प्रोसेस को इनेबल करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो दूसरा चीज़ क्या है? टू अचीव स्टिमुलेटेड इमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नेसेसरी। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? नॉर्मली क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स और एटम जो होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मली नहीं रहते। तो नीचे के लेवल में ज़्यादा एटम्स हैं और जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ते जा रहा है देयर आर फ्यू। अगर हम किस तरह से ऐसा कर दें कि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम रहें, ज़्यादा एटम्स एक्साइटेड मिले हमको, तो हम स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस ठीक से कर पाएंगे। इस चीज़ को पाने के लिए हम क्या करें? पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब नॉर्मल से उल्टा हो गया। नॉर्मली लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा एटम्स हैं और हाई एनर्जी लेवल में कम हैं। तो अगर ये उल्टा हो जाए तभी हम स्टिमुलेटेड इमिशन ठीक ठाक पा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द एक्टिव मीडियम आर इन एक्साइटेड स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। ये कैसे हो? ये होता है बाय पंपिंग द एक्टिव मीडियम विद एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सच एज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, फ्लैश लैंप या अनदर लेजर। तो कुछ पंपिंग करते हैं एक्टिव मीडियम की, जहाँ पे हम लोग बात करें एक्टिव मीडियम क्या है, आगे और भी डिस्कशन में बात क्लियर होगा। एक्टिव मीडियम मतलब वही है जहाँ पे हम लोग ये स्टिमुलेटेड इमिशन कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए और वो करने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से हम पंप करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से हम एटम्स को एक्साइट करते हैं जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए। एंड द पंपिंग प्रोसेस रेज द इलेक्ट्रॉन टू एटम और मॉलिक्यूल टू हाई एनर्जी लेवल क्रिएटिंग ए पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका बेसिक ऑपरेशन में क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज द बेसिक प्रोसेस, और वो प्रोसेस होने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमको एक्टिव मीडियम में को पंप करना पड़ता है कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स।
ओके, फिर थोड़ा और इसको क्लियरली समझने का कोशिश करते हैं. हियर इट शोज दिस इज एक्टिव मीडियम. ये मीडियम है और तो द एक्टिव मीडियम इज यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स. ये दो मिरर है, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है. ये दो मिरर के बीच में एक्टिव मीडियम को रख दिया गया और ये क्या करते हैं, इससे क्या बनता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर बनता है. मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो जो क्रिएट हो रहा है इट गोज हियर, गोज हियर, गोज हियर, गोज हियर, लाइक दैट. तो मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट बैक एंड फोर्थ, और उससे क्या होता है, is amplifying the stimulated emission and selecting the desired mode of operation. The distance between the mirrors determine the wavelength of emitted light and the quality of mirrors determine the coherence and intensity of the beam. तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग समझ रहे थे. अब हम लोग ने देखा कि उस एक्टिव मीडियम को दो मिरर के बीच में रखते हैं और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है बैक एंड फोर्थ, और इस वजह से जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है वो एम्पलीफाई होता है, और इन दोनों के मिरर की जो डिस्टेंस है बीच की वो वेवलेंथ और उसका जो क्वालिटी है मिरर का, इससे हमारा जो लाइट है उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कोहेरेंस क्या होगा, ये चीज डिटरमाइन होता है. लेजर कई सारे मोड में ऑपरेट किया जाता है. डिफरेंट मोड्स ऑफ लेजर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन फीडबैक मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ ऑसिलेशन. एक है कॉन्टिन्यूअस वेव मोड, CW मोड जिसको कहते हैं. इसमें क्या है, लेजर एक कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट इमिट करता है, और पल्स मोड में लेजर इमिट्स शॉर्ट पल्सेस ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट. क्यू स्विचिंग एंड मोड लॉकिंग आर टेक्निक यूज्ड टू जनरेट अल्ट्रा शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट विद हाई पीक पावर. तो ये कुछ ऑपरेशन की बात हो गई. तो हम लोग यहाँ स्लाइड्स में बेसिक ऑपरेशन समझना चाह रहे थे. हमने स्टिमुलेटेड इमिशन समझा, ऑप्टिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग और ऑप्टिकल रेजोनेटर, और कैसे हम इसमें क्या क्या फैक्टर्स, कैसे इसको हम जो लाइट मिलती है ये किस तरह से मिलेगी, इसका वेवलेंथ क्या होगा, इसका कोहेरेंस कैसा होगा, इंटेंसिटी कैसा होगा, दैट थिंग वील टॉक अबाउट. एंड वी टॉक अबाउट different modes of laser operation. So this is what its basic operation. Now I hope you understand its basic operation of a laser. Laser क्या काम करता है और कैसे काम करता है. Now let us try to understand different properties of laser light. जो लेजर से लाइट हमको मिल रही है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे ये नॉर्मल लाइट से डिफरेंट है. तो नंबर वन इज कोहेरेंस. Coherence, if you see the slide cartoon here, this is a light which is incoherent, this is the light which is coherent. Coherent मतलब क्या है, फेज में है, सेम फेज में है. सो लेजर जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये कोहेरेंट लाइट होती है. हमने कहा था स्टिमुलेटेड इमिशन से जो फोटान निकलते हैं वो दोनों फोटान एक जैसे होते हैं. जो स्टिमुलेट करने के लिए फोटान यूज किया गया और जो फोटान निकला वो दोनों एक जैसे है. दैट मीन्स light waves are in phase and have a narrow bandwidth. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं उसकी वेवलेंथ में. This result in a tight beam and well defined direction and high degree of collimation. तो ये एक प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी बहुत सारे जगह यूजफुल है. सेकेंड थिंग इज मोनोक्रोमेटिसिटी. मोनोक्रोमेटिसिटी मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ ही इमिट होते हैं. जो हमने बात किया था स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस में, बोले सेम वेवलेंथ के सेम एनर्जी के फोटान निकलेंगे तो उनकी वेवलेंथ सेम होगी. तो उससे क्या होगा, जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ या बहुत नैरो रेंज है वेवलेंथ का. दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी एप्लीकेशन. एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इमेजिंग में ये चीज़ बहुत यूजफुल होती है. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन माइक्रोस्कोप के बारे में भी किया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी किया है. तो वहाँ पे ये मोनोक्रोमेटर्स हम बनाना पड़ता था कभी कभी. यहाँ पे जो लाइट निकलती है दिस इज मोनोक्रोमेटिक. सो दिस इज वेरी यूजफुल इन दैट एप्लीकेशंस. अनदर थिंग इज डायरेक्शनलिटी. तो जैसे ये दिखा रहे हैं नॉर्मल लाइट कैसे होती है, दिस इज काइंड ऑफ टॉर्च. इसे देखो तो लाइट क्या होता है, फिर फैल जाता है. बट लेजर लाइट इज नॉट लाइक दैट. You see these are the pictures, these are 3 lasers. यहाँ से देखो कैसे बीम निकल रहा है, उसकी डायरेक्शनलिटी.
लेजर प्रोड्यूस हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट which can be focused to a small spot with high intensity। और इसका ही फायदा उठाते हैं इसी प्रॉपर्टी का, अगर स्मॉल स्पॉट हाई एनर्जी का हाई इंटेंसिटी के साथ यूज करेंगे तो कुछ भी काटने के लिए, वेल्डिंग के लिए या मार्किंग के लिए हम लेजर यूज कर सकते हैं। सो अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में यूजफुल हैं। दीज आर द some basic properties of light we are discussing। Then another property is high intensity। Laser produce high intensity beam of light which can be focused to a small spot with high power density, and this is why we can do it मटेरियल प्रोसेसिंग, सर्जरी, थेरेपी, जहाँ पे हमको कुछ करना है एक लोकलाइज एरिया में। जैसे हमने अभी कहा कि जो लेजर सर्जरी होती है एक नॉन इन्वेसिव ब्लडलेस सर्जरी, तो ये इसीलिए पॉसिबल है कि हम उसको एक स्मॉल स्पॉट में फोकस कर सकते हैं, हाई पावर डेंसिटी दे सकते हैं, ऑन दैट इज हाउ वी कैन यूज लेजर बीम्स टू डू अ वेरी स्पेसिफिक जॉब। अदरवाइज हमको पूरा सा वो बड़ा एरिया हमको काटना होता और फिर वहाँ पे हम कुछ कर पाते। सो दैट इज वाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ लेजर्स इज यूजफुल इन सर्जरी, थेरेपी एंड मटेरियल प्रोसेसिंग। लो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब कैसे फैल रहा है, तो ये डायरेक्शनलिटी है तो लो डाइवर्जेंस होगा। सेम बात को अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। लेजर प्रोड्यूसेस द बीम ऑफ लाइट विद लो डाइवर्जेंस व्हिच मींस द बीम स्टेज नैरो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसका यूज बहुत सारे जगह होता है, रिमोट सेंसिंग में, कम्युनिकेशन में, कई सारे ऐसे जगह हम लेजर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लाइट की बीम है इट गोज अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट गेटिंग मतलब बहुत डाइवर्ज नहीं हुई, नैरो रहती है, कितनी भी दूरी तक जा सकती है। अनदर इज लॉन्ग कोहेरेंस लेंथ। व्हाट इज दिस? लेजर प्रोड्यूस बीम ऑफ लाइट विद लॉन्ग कोहेरेंस लेंथ व्हिच मींस लाइट वेव मेंटेन देयर फेज रिलेशनशिप। हमने अभी कोहेरेंट लाइट की बात की थी, कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होती है मतलब सेम फेज में रहता है, तो ये बोला कि लंबी दूरी तक ये कोहेरेंस की लेंथ मेंटेन रहती है, ये लूज नहीं होती। इस वजह से इसको इंटरफेरोमेट्री, होलोग्राफी, ये सब जगह यूज किया जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटरफेरोमीटर्स, होलोग्राफी, इस सब के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया है। काफ़ी कुछ हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पोलराइजेशन, लेजर कैन प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट व्हिच मींस द लाइट वेव वाइब्रेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन मेनी एप्लीकेशंस सच एज ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज, पोलराइजेशन, माइक्रोस्कोपी, ये सब जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से पोलराइज्ड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, so these were some basic properties of laser light, and now let us try to understand what are different types of lasers। तो यहाँ पे बहुत सी बातें हैं, बहुत सारा डिटेल है, हम लोग बहुत उस डिटेल में ना जाके थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू जैसा देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। दिस In single lecture we are going to talk about a lot of things about lasers। लेज़र पे एक पूरे कोर्स हो सकता है जो पूरे सेमेस्टर चलेगा, तो अगर आप सिंगल लेक्चर में उसको कर रहे हैं तो देयर आर a lot of things which we can't go into the details, but this course is to give some basic glimpse of different instruments, so this is justified in the scope of this course। So what are different type of lasers? So first we are going to talk about gas lasers। Gas lasers use gas mixture as an active medium। यहाँ पे active medium एक gas mixture होता है जहाँ पे हम stimulated emission produce करते हैं। The gas mixture is usually contained in long cylindrical tube with mirrors at both ends to form an optical resonator। तो क्या करते हैं इसमें, गैस मिक्सचर को, जो हमने एक्टिव मीडियम अभी पिछले ऑप्टिकल रेजोनेटर जब दिखा रहे थे वहाँ पे हमने एक एक्टिव मीडियम दिखाया था, तो एक्टिव मीडियम में एक गैस मिक्सचर जनरली एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में रख दिया जाता है और दोनों मिरर के बीच में होता है जो हम ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाता है। तो दिस इज व्हाट इन जनरल हैपन इन गैस लेजर्स। सबसे कॉमन टाइप ऑफ गैस लेजर की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर होता है। ये आप लोग 12th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं, 12th तक के सिलेबस में भी ये चीज़ आती है डिस्कशन में। तो ये जो हीलियम नियॉन लेजर होता है ये रेड लाइट इमिट करता है। इसका वेवलेंथ है 632.8 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ का लाइट इमिट करता है हीलियम नियॉन लेजर। द एक्टिव मीडियम में क्या है, हीलियम नियॉन लेजर का
एक्टिव मीडियम है हीलियम और नियॉन का एक मिक्सचर, थोड़ा सा उसमें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाते हैं। एंड द हीलियम एटम्स गेट एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से उसको एक्साइटेड करते हैं जिससे कि हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल सके, और दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द नियॉन एटम थ्रू कोलिजन, और फिर वो हीलियम एटम जो एक्साइटेड होते हैं वो अपनी एनर्जी नियॉन एटम में कोलिजन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, एंड द नियॉन एटम देन इमिट फोटॉन्स बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। नियॉन एटम जो है स्टिमुलेटेड एमिशन से फोटॉन इमिट करते हैं जो कि कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक बीम देता है हमको लाइट का। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा कुछ दिखा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हीलियम है, ये नियॉन है, ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलिजन से इनका हीलियम को एक्साइट किया गया, हीलियम गोज टू एयर एंड देन आफ्टर कोलाइडिंग इट कैन चेंज इट्स एनर्जी टू द नियॉन, नियॉन को एनर्जी ट्रांसफर किया, और फिर यहाँ पे इसके कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस गोज हियर एंड सो ये 632.8 नैनोमीटर ये है, ये जो एनर्जी लेवल है। यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है एंड दिस इज व्हाट वी गेट इन अ लेजर बीम। यहाँ पे अगर थोड़ा देखें तो क्या है, दो मिरर है, दिस इज फुल्ली सिल्वर्ड मिरर, दिस इज पार्सली सिल्वर्ड मिरर। यहाँ एक सिलेंडर में हमने ये मिक्सचर भर दिया हीलियम नियॉन का, और इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से हम एक्साइटेड करते हैं एंड देन दिस ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाया, और यह पार्सली सिल्वर्ड मिरर है तो यहाँ से कुछ लाइट बाहर जाएगा एंड हियर वी गेट लेजर बीम। सो दिस इज व्हाट हीलियम नियॉन लेजर इज। हीलियम नियॉन लेजर के और सारी डिटेल हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पर इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें होता है, कैसे होता है, किस तरह के बना होता है, और कैसे हमको इसमें लेजर लाइट मिलती है, किस वेवलेंथ की मिलती है, ऑल दैट थिंग्स। फिर एक दूसरा कॉमन टाइप का लेजर है जो गैस लेजर की कैटेगरी में, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, CO2 लेजर। ये इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है विजिबल के आगे का, इसका वेवलेंथ है 10.6 माइक्रोन। एक्टिव मीडियम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्टिव मीडियम है, which consist of mixture of कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। थोड़ा नाइट्रोजन और हीलियम को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड में उसको हम एक्टिव मीडियम बनाते हैं। CO2 मॉलिक्यूल कैसे होता है, एक्साइटेड करते हैं इनको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, और फिर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल में कोलिजन से, और ये एक्साइटेड नाइट्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल देन ट्रांसफर द एनर्जी टू CO2 मॉलिक्यूल, फिर वो CO2 मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और इससे स्टिमुलेटेड इमिशन मिलता है इंफ्रारेड फोटॉन्स का। सो हियर इट शोज सम डिजाइन, ये फुल मिरर्स है, यहाँ हमको ये लेजर बीम मिल रहा है, और यहाँ पे गैस आउटलेट, गैस इनलेट, ये सब गैस देने के लिए है यहाँ पे, और इसी को हम कहीं DC इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एंड सिमिलर टू दैट जैसा हमने पहले अभी देखा था। तो ये है CO2 लेजर। और एक गैस लेजर का एक और टाइप है एक्साइमर लेजर। ये क्या करते हैं, इसमें गैस का मिक्सचर, जैसे एंड यूजुअल दोनों में पहले में भी यही था कि नोबल गैसेस और हैलोजन, हैलोजन कौन सा होता है, कैल्शियम, अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो होते हैं इनको हैलोजन कहते हैं। तो जैसे आर्गन फ्लोराइड, जेनान क्लोराइड, ये सब ऐसे गैसेस के मिक्सचर को हम एक्टिव मीडियम बनाते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेंज में इमिट करता है, अलग अलग वेवलेंथ, जैसा हम लोग जैसा मिक्सचर बनाएंगे वैसा मिलेगा। तो इनको माइक्रोलिथोग्राफी में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम लोग इस सबके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि माइक्रोलिथोग्राफी क्या है और प्रोडक्शन चिप कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे बनाते हैं। तो ये चिप वगैरह बनाने का जो काम है इसमें ये यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली यूवी रेजन में इमिट करता है, ये IR में इमिट करता है, जो पहले हमने देखा वो विजिबल में इमिट करता है। तो अलग अलग वेवलेंथ का लेजर हमको चाहिए, तो ये अलग अलग तरह की वेराइटीज अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हैं। These are different type of gas lasers. Now let us try to go to the next class of lasers, that is solid state lasers. यहाँ पे एक्टिव मीडियम जो है वो सॉलिड होता है। कैसे, एक सॉलिड मटेरियल सच एज क्रिस्टल और ग्लास एज एक्टिव मीडियम टू प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड इमिशन।
जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। The active medium is usually doped with a small amount of ions such as chromium, neodymium or erbium to create necessary energy level for stimulated emission। जैसे ये देख रहे हैं, सबसे कॉमन टाइप का एक है नियोडियम डोप्ड इट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट लेजर, इसको कहते हैं NdYAG। तो ये जो है एक सबसे कॉमन सॉलिड स्टेट लेजर है जो 1064 नैनोमीटर की रेंज में, मतलब इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है एट दिस वेवलेंथ 1064 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल इज एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सच एज फ्लैश लैम्प, आर डायोड and excited neodymium ion emit photon by stimulated emission producing coherent and monochromatic beam of light। This is what we see, these are two mirrors and this is crystal and here we are giving a power, जैसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कर पा रहे हैं और फिर हमको ये लेजर बीम मिल रहा है। फोकसिंग बेंडिंग मिरर लेंसेज, इससे हम क्योंकि लाइट है इसको हम फोकस कर सकते हैं इधर चाहे उधर, तो ये बेंडिंग मिरर है, फोकसिंग लेंस है, ऑल दैट थिंग वी गेट लेजर बीम। दिस इज व्हाट सॉलिड स्टेट लेजर्स लुक लाइक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, कहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, ऑल दैट थिंग वी कुड डिसाइड इन डिफरेंट वेज, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट टेक्निकल डिटेल्स। दूसरा और एक सबसे कॉमन टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है जिसको हम लोग कहते हैं टाइटेनियम सफेरी। ये एक लेजर है, इसमें लाइट विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेंज में इमिट होते हैं। तो ये क्रिस्टल को एक्साइट करते हैं बाय ग्रीन और ब्लू लेजर and then it emits photon by stimulated emission at various wavelength depending upon crystal properties and pumping condition। ये लेजर कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी और बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। यहाँ पे दिखा रहे ये एक्टिव मीडियम है एंड देन ऑल दैट अदर थिंग्स। एक सॉलिड स्टेट लेजर की क्लास कहें या अलग क्लास कहें, फाइबर लेजर्स। फाइबर लेजर्स क्या होते हैं, देयर आर सॉलिड स्टेट लेजर दैट यूज ग्लास फाइबर एज एन एक्टिव मीडियम। ग्लास फाइबर है जिसमें हम लोग इसको हम एक्टिव मीडियम यूज करते हैं। दिस फाइबर इज डोप्ड विद रेयर अर्थ आयंस सच एज इरोबियम, इट्रिबियम, थूलियम एंड इट इज पंप्ड बाय अ डायोड लेजर अनदर फाइबर लेजर। कि हमको पंपिंग के लिए कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, चाहे आप लेजर यूज करें या फिर कुछ और तरह का यूज करें। जैसे हमने अभी किसी में देखा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज कर रहे हैं, किसी में एक लैंप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं जैसे डायोड लेजर या फाइबर लेजर कोई दूसरा यूज कर सकते हैं। फाइबर लेजर कैन प्रोड्यूस हाई आउटपुट पावर एंड एक्सीलेंट बीम क्वालिटी मेकिंग देम सुटेबल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल मेडिकल एप्लीकेशन सच एज कटिंग, वेल्डिंग एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोग these type of lasers we can use। okay, so these are different type of solid state laser। यहाँ पे हम लोग एक कोई क्रिस्टल या कुछ ऐसे फॉर्म में सॉलिड को यूज करते हैं एक्टिव मीडियम की तरह। एक अनदर क्लास वी वांट टू डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम लोग बहुत सारे जगह जो यूज करते हैं वो यही लेजर्स होते हैं। दिस इज सेमीकंडक्टर लेजर्स, दे आर आल्सो नोन एज डायोड लेजर्स। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड एज एन एक्टिव मीडियम टू प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड एमिशन। द एक्टिव मीडियम इज यूजुअली a p-n junction where electron and holes are injected from opposite side of junction and they recombine to emit photons by stimulated emission। तो ये सेमीकंडक्टर लेजर का बेसिक चीज क्या है कि कोई सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम लोग एक्टिव मीडियम की तरह यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेजर इज गैलियम आर्सेनाइड लेजर। Each emit light in near infrared region। ये near infrared range में emit करता है। Gallium arsenide p-n junction is pumped by electrical current and the excited electrons and holes emit photon by stimulated emission producing a coherent and monochromatic beam of light। So here you see this is p type, n type ऐसे gallium arsenide यूज कर रहे हैं। Then this is junction और ये junction से ही हमको लेजर आउटपुट मिलता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का जो प्रोसेस हमने समझा वो यहाँ पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स देयर आर थ्रू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर एंड उनके कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन में ही हम ये स्टिमुलेटेड एमिशन देखते हैं। दूसरा, अगर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड के बाद किसी और सेमीकंडक्टर लेजर की बात करें
तो ये है वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेजर VCSEL, which emit light perpendicular to the surface of the chip, and they have several advantages over edge emitting lasers. तो इसमें थोड़ा सा फायदा क्या बताया कि ये लाइट चिप के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट करते हैं एंड इसका फायदा क्या है, ये लो थ्रेशोल्ड करंट, हाई मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ एंड इजी इंटीग्रेशन विद ऑप्टिकल फाइबर्स एंड अदर कंपोनेंट. So they are commonly used in data communication, sensing and other applications. So this is this laser. और एक क्लास की बात करें तो क्वांटम कैस्केड लेजर इज अनदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सीरीज ऑफ क्वांटम वेल्स यूज करते हैं. इफ यू लुक एट दिस इज सीरीज ऑफ क्वांटम वेल्स. क्वांटम वेल क्या होते हैं, क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, क्वांटम डॉट, ये 2 डायमेंशनल है. अगर हम लोग वेल की बात करें तो कहीं पे कुछ पोटेंशियल एकदम 0 है, यहाँ पे कुछ एकदम इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ बात करें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है. तो ये ऐसा पोटेंशियल वेल की बात करें तो कई सारे पोटेंशियल वेल हैं, सीरीज ऑफ क्वांटम वेल टू क्रिएट एनर्जी लेवल फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन. Quantum cascade laser can emit light in mid-infrared range and they are used in various applications such as spectroscopy, sensing and imaging. हम लोग इन सब कई डिटेल में नहीं गए, ये सब काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, इनको बहुत ठीक से समझने के लिए थोड़ा डिटेल चाहिए. हम लोग थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू जैसे समझ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आप इनको बहुत बेहतर ना समझें अभी, लेकिन एटलीस्ट आप इसके नाम और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज से फेमिलियर होते हैं. एंड इन फ्यूचर आई एम श्योर दैट यू विल हैव कोर्स बेस्ड ऑन लेजर्स. लेजर पे आपको पूरे कोर्स मिलेंगे. ये एक बहुत एलिमेंट्री कोर्स है जहाँ पे आपको एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ lasers. Although we have discussed in previous slides, कुछ एप्लीकेशन की बात वहाँ पे आई है, यहाँ पे थोड़ा हम स्पेसिफिकली उस तरह के चीज़ को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज लाइट की कैसी हैं, हाई पावर, कोहेरेंस एंड मोनोक्रोमेटिसिटी. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लेजर्स यूज करते हैं. तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन विच इज़ द बैकबोन ऑफ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. तो ऑप्टिकल फाइबर के हम लोग जो बात करें तो वहाँ पे जो लाइट है बेसिकली लेजर से ही देते हैं हम लोग, चाहे पल्स लेजर से दें चाहे कंटिन्यूस लेजर से दें. लेजर्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल. इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेजर से हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑप्टिकल फाइबर से उसको दूर दूर तक भेजते हैं बिना किसी लॉस या डिस्टॉर्शन के. तो लेजर्स आर आल्सो यूज इन फ्री स्पेस कम्युनिकेशन सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेजर लिंक बिटवीन बिल्डिंग्स. तो इनका और भी कई सारे कम्युनिकेशन में लेजर्स यूज होते हैं. सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशंस. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो हमने पहले भी बताया कि हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी, बहुत लोकलाइज एरिया में हम उसको फोकस कर सकते हैं, ऐसे बीम होता है. तो इसलिए इनको हम काटने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, मार्किंग के लिए, इनग्रेविंग के लिए हम इनको यूज करते हैं, चाहे मेटल्स हो, चाहे प्लास्टिक हो, सेरामिक्स हो या और कई सारे मटेरियल जहाँ पे हम लेजर्स के थ्रू ये सब काम करते हैं. लेजर्स कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कट्स एंड वेल्स विद हाई प्रिसीजन एंड स्पीड. They can be automated for mass production. Laser also used in 3D printing, surface treatment and additive manufacturing. So all that very advanced things और इंडस्ट्री में बहुत प्रिसाइज काम में ये सब लेजर्स हेल्प इन अ वेरी लेजर प्ले वेरी की रोल. मेडिकल में भी हमने कुछ बात किया कैसे कैसे सर्जरी में लेजर्स का रोल है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं. लेजर हैव न्यूमिनस मेडिकल एप्लीकेशन सच एज सर्जरी, थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स. Lasers can be used to cut, coagulate and ablate tissues
with high precision and minimal damage, ये सबसे important बात है, leading to faster healing and less scarring. Lasers are also used in photodynamic therapy, which involve the activation of photosensitive drugs by laser to kill cancer cells or other pathogens. So this is another very important role of laser in photodynamic therapy. Lasers are also used in various diagnostic techniques such as confocal microscopy, optical coherence tomography, Raman spectroscopy. ये सब अलग अलग तरह से लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ और मेडिसिन फील्ड में। और साइंस और रिसर्च में तो हम लोग इनको यूज ही करते हैं बहुत सारी जगह, बहुत इसेंशियल टूल है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोस्कोपी में, इमेजिंग में लेजर्स आर वेरी इसेंशियल टूल. Lasers can also use to excite and probe atoms and molecules in solid with high resolution and sensitivity, leading to the discovery of new materials and phenomena. Lasers are also used in microscopy to image biological and non-biological samples with high contrast and resolution, leading to the new insight into structure and function of living systems. Lasers are also used in imaging techniques such as optical coherence tomography, magnetic resonance imaging and positron emission tomography. तो बहुत सारे जगह इनका एप्लीकेशन है एंड दे आर प्लेइंग वेरी की रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब हम लोग बिल्कुल इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम अगर लेजर यूज कर रहे हैं तो क्या क्या इसमें हजार्ड्स हैं और कैसे हम खुद को सेफ रखें, क्या क्या चीज़ों को समझना चाहिए. सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर लेजर ऑपरेशंस. लेजर कैन बी हजार्डियस. अगर वो बड़ा बड़ा चीज काट सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, तो अगर ह्यूमन फ्लैश इज वेरी नॉर्मल सा बात है कि अगर हम ऐसे उसको एक्सपोज होंगे तो इट कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज. So it could be hazardous to human health and safety, and therefore it is essential to follow appropriate safety procedure when operating lasers. इनको समझना जरूरी है. क्या है, एक तो इसका रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन इमिट करता है. ये आँख के लिए स्किन में इंजरी कर सकता है, जला सकता है. Different type of laser can emit radiation at different wavelength and power levels, which can have different effect on human body. अलग अलग तरह के लेजर का अलग अलग तरह का इफेक्ट हो सकता है. तो इसको पहले तो समझना जरूरी है और फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन लिया जाए जिससे कि कोई इंजरी एक्सीडेंट ना हो. So this is one thing. And another is laser classification system. क्या है ये उसका जो कितने तरह का नुकसान पहुंचा सकता है आंख में या स्किन में, इसके हिसाब से लेजर्स को क्लासिफाई किया गया है. द क्लासिफिकेशन रेंज फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 4. क्लास 1 मतलब जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, क्लास 4 मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. विद इमीडिएट क्लासेस सच एज क्लास 2 एंड क्लास 3. Each laser class has a specific safety requirement and restriction on laser power, wavelength and exposure radiation. तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया अलग अलग क्लास में, और अलग अलग क्लास के लिए उस हिसाब से प्रिकॉशनल और सेफ्टी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना होता है. तो ये भी जानना जरूरी है जो हम लेजर यूज कर रहे हैं वो किस क्लास में आता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ये सब कुछ होने के बाद आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए. जैसे कि लेज़र में अगर हम लेज़र या इस तरह के लैब में काम करते हैं तो सेफ्टी गॉगल्स, फेस सील्स, ग्लोव्स, दिस कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेज़र रेडिएशन. और इसको प्रॉपरली लेज़र की क्या लेज़र यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको समझना चाहिए, उसकी पावर क्या है, किस तरह से ऑपरेट हो रहा है. तो पीपीई उस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए. इट शुड बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड अलॉन्ग द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड. प्रॉपर सही होना चाहिए, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं होना चाहिए. सेफ लेजर ऑपरेशन प्रैक्टिसेस. सेफ लेजर ऑपरेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्रॉपर ट्रेनिंग. प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जो लोग इसमें काम करें उसको सुपरविजन हो, और मेंटेनेंस of the laser system. The laser should be operated by qualified personnel who have received adequate training on the laser technology, hazards and safety procedure. The laser system should also be inspected and maintained regularly to ensure its safe and reliable operation. So this is all about lasers. So in this lecture we talked about basic operation of laser, properties of laser light, different types of lasers,
and application of lasers and safety considerations. So in a single lecture we try to touch upon almost all the aspects of laser. So that is how we could have an overview of this instrument, and without having much technical details of that. So in future you may have detailed course on lasers. Here in this basic instruments, this much understanding is enough for the scope of this course. So today we are stopping here, and we'll meet again with some new topic and some new discussion. Thank you so much.